दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज आपके सामने जो मैं लेक्चर लेके आ रहा हूं, मैं 99.9% कह सकता हूं कि आपने ये पढ़ाई अभी मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट से नहीं की होगी। और मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें से एक प्रश्न जरूर इस एग्जामिनेशन के अंदर पूछेगा, एमपीपीएससी 2021 की प्री की परीक्षा के लिए। और मेंस परीक्षा के अंदर एक पर्सनालिटी जरूर आ सकती है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मध्य प्रदेश से संविधान के सूत्राधार। मतलब क्या है, मध्य प्रदेश से ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, जो हमारे यहां से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। आपको मैं बता दूं, अभी तक आपको किसी पुस्तक में ये नहीं मिलेगा। और आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद लोग अपनी पुस्तकों में भी डालेंगे, अपने वीडियोस में भी डालेंगे। और हो सकता है लोग एक्सप्लेन भी करें आपको और इस चीज का दावा भी करें कि हमने इसको लाए हैं, हमने इसको लाया है। पर मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूं, आप कोई सी बुक खंगाल लीजिए, जो मैं विवरण आपको दे रहा हूं, अगर आपको वो विवरण मिला हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। खैर, यहाँ पे बहुत सारे महावीर हैं, ठीक है, और अलग अलग दावा पेश करते हैं, पर मैं आपको जो ये कंटेंट दे रहा हूं, बस उसकी ये है कि आप उसको पढ़िए और उसको ईमानदारी से पढ़िए और पूरा पढ़िए। आप ईमानदारी से पढ़िए, आप आगे बढ़ेंगे। तो लोग कुछ भी दावा करते रहें, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बेस्ट कंटेंट देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए देखिए, मैं ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं। बात ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद आपके सामने ये प्रस्तुत किया है कि संविधान सभा के लिए मध्य प्रदेश से कौन कौन गया और उनको हम और किन डायमेंशन के अंदर पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नहीं? चलिए आइए पढ़ते हैं हम। और कुछ शायद ऐसे प्रश्न जो पिछली पीएससी में आए थे वो भी आपको यहाँ स्ट्राइक करेंगे। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और देखिए, अब हम आपको YouTube के माध्यम से सब तक ये एक्सेस दे रहे हैं। तो आपको एक बात और बता दें कि हमारा ऐप भी है ईरा इंस्टीट्यूट का, वो भी डाउनलोड करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कुसुम कांत। ये नाम है कुसुम कांत जी का, शायद आपने ये नाम पहले ना सुना हो, और ये छवि बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद मिली है कुसुम कुसुम कांत जी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कुसुम कांत जी कौन है। तो संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य। आपको ये जान के बहुत ताजुब होगा कि संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य कौन? कुसुम कांत जी। आपसे ये प्रश्न सीधा पूछता कि संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य कौन रहा है, और ऑप्शन में कुसुम कांत जी होते, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होता। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि कुसुम कांत दास या कुसुम कांत जी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का प्रश्न हुआ। और आपको पता है कि पॉलिटी के अंदर संविधान सभा को हमें बहुत डीप में पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है, 28 साल की उम्र में, ध्यान रखिएगा, मात्र 28 साल की उम्र में झाबुआ रतलाम रियासत की ओर से, ध्यान रखिएगा, झाबुआ रतलाम रियासत की ओर से, मतलब मध्य भारत की तरफ से, सेंट्रल इंडिया की तरफ से, या झाबुआ रतलाम रियासत की तरफ से संविधान सभा में ये निर्वाचित हुए या मनोनीत हुए। संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य बन गए 28 वर्ष की उम्र में कुसुम कांत दास जी। अगली बात क्या है इनके लिए, उज्जैन में मजदूर संगठनों से जुड़े ये। और ये टाइम था लगभग, आपको मैं बता देता हूं, 1942-43 का। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है, 18/1/1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको। ये डेट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस पर भी हम फोकस करेंगे। 18 जनवरी 1948 को भारत में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। मध्य भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। और आपको मैं बता दूं कि कुसुम कांत जी मध्य पूरे भारत के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। ये आपको पता होना चाहिए और ये रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। क्लियर हो गई बात? 28 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री तक अभी कोई नहीं पहुंचा है। क्लियर हो गई बात? सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बन गए थे 18/1/1948 को ही कुसुम कांत दास जी, जो हमारे मध्य प्रदेश से हैं। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1997 1997 जब हमारे आजादी के 50 वर्ष पूरे हो गए, तो हमने आजादी का स्वर्ण जयंती उत्सव मनाया। और उस समय संविधान सभा के जितने सदस्य थे उसमें से मात्र 12 लोग जीवित थे। और उन 12 सदस्यों में से एक थे हमारे कुसुम कांत जी।
आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि कुसुम कांत जी, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1997 को जो स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था, संविधान सभा के जीवित सदस्यों की हमने बात की थी, उनको एक साथ रखा था, तो उसमें से 12 जीवित सदस्य थे, उनमें से एक हमारे कुसुम कांत दास जी थे, कुसुम कांत जी थे। मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे उन 12 सदस्यों के नाम बताएं जो स्वर्ण जयंती समारोह में संविधान सभा के जीवित सदस्य बचे थे, जिन्हें शामिल किया गया था 9 अगस्त 1997 के स्वर्ण जयंती समारोह में। चलिए आगे अगली बात करते हैं। इंदौर इनकी कर्म भूमि बना था, यह भी आपको पता होना चाहिए कुसुम कांत की। अगली बात करते हैं हम, और बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर की। डॉक्टर हरि सिंह गौर एक ऐसा नाम शायद आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर से ज्यादा प्रसिद्ध, ज्यादा कर्मशील व्यक्ति हमारे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। हरि सिंह गौर जी ने अपने संपूर्ण जीवन शिक्षा के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा के लिए कार्य करने वाला मेरे हिसाब से सबसे बड़ा होता है। 20 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने 18 जुलाई 1946 को अपनी जन्मभूमि सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दे दी। कितनी दे दी? 20 लाख रुपए की राशि, और यह उनकी कमाई थी। और उन्होंने अपनी वसीयत पर अपनी निजी संपत्ति के 2 करोड़ रुपए भी दान में दे दिए। और उसी विश्वविद्यालय का आज नाम है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। 18 जुलाई 1946 को बना। पहले इसका नाम सागर विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किया गया। आपको यह भी जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और अभी आपको एक चीज जानकर और हर्ष होगा कि कुछ ही दिनों पहले हमने इनकी 150वीं जयंती मनाई। खैर, अगली बात आपको बता दूं डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में। डॉक्टर गौर बौद्ध धर्म में द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी थी। ये किसकी पुस्तक है? द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म। ये गौर साहब की पुस्तक है, हमारे आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब की पुस्तक है, और ये 1929 में पब्लिश हुई। और इसका शीर्षक जो लिखा था, उसमें प्रस्तावना के रूप में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी थी। और स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म लिखने के कारण डॉक्टर हरि सिंह गौर की डॉक्टर अंबेडकर से जो है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई थी। और आपको मैं बता दूं, डॉक्टर हरि सिंह गौर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो गांधी जी की विचारधारा से इतर सोचते थे और गांधी जी के घुर विरोधियों में से एक थे। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। अब शिक्षा के लिए उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया। अगली बात करते हैं। 26 नवंबर 1870 को सागर जिले की सिनिस्टिरी गांव में इनका जन्म हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, 1870 से आप 150 वर्ष जोड़िएगा तो 2020 आता है, और 2020 में ही हमने इनकी 150वीं मैंने अभी कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था। 26 नवंबर 1870, और 26 नवंबर वही दिन है जो हमारा यहाँ का संविधान दिवस होता है। और 1870 से 2020 150 वर्ष होते हैं। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब की हमने 150वीं जयंती मनाई थी। अगली बात करते हैं, और वे भारतीय संविधान के उपसभापति रहे। कौन? डॉक्टर हरि सिंह गौर। ये बात आपको अभी तक तो नहीं पता रही होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। अगली बात करते हैं, साइमन कमीशन के सदस्य तथा रॉयल सोसाइटी फॉर लिटरेचर के फेलो भी रहे हैं। तो ऐसे भारतीय जो साइमन कमीशन के बाद में सदस्य बनाए गए, क्योंकि शुरू में व्हाइटमैन कमीशन कहा गया जिसमें सारे अंग्रेज थे, उसके बाद साइमन कमीशन में कुछ भारतीयों को शामिल किया गया, उनमें से एक थे हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर, और ये रॉयल सोसाइटी फॉर लिटरेचर के फेलो भी रहे हैं। यह जानकर आपको अत्यंत हर्ष और होगा कि इन्होंने संविधान सभा में हमारे सागर या हमारे मध्य प्रांत का नेतृत्व किया, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मध्य प्रांत अगर हम कहें तो वो गलत होगा। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़। अगली बात करते हैं हम डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के बारे में कि छात्र जीवन से ही इन्होंने 2 काव्य संग्रह लिख दिए थे अपने छात्र जीवन में, द स्टैंपिंग वेस्टवर्ड एंड अदर पोएम्स एवं रेमंड टाइम्स की रचना की। ध्यान रखिएगा, इनकी रचना जो है द स्टेपिंग वेस्ट एंड अदर पोएम्स एंड रेमंड टाइम्स, ये इनकी रचना थी। पहली रचना क्या है? द स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड अदर, और अगली रचना है पोएम्स एंड रेमंड टाइम्स। ये इनकी रचना थी छात्र जीवन की, बहुत बड़ी रचना थी। अगली बात करते हैं,
समृद्ध रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था। समृद्ध रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा इनको क्या दिया गया? गोल्ड मेडल दिया गया। अगली बात करते हैं, केंद्र सरकार ने जब दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया और इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सर की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। ये 2 बार नागपुर विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे डॉक्टर हरि सिंह गौर। अगली बात करते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये प्रश्न आपसे 100% पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1899 के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। बहुत सारे बच्चे सागर से आते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं और उनको यही नहीं पता होता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर ने लाहौर अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1899 में। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य बन गए थे ये। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1899 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अगली बात करते हैं, वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे, लेकिन 1920 में 1920 में जब असहयोग आंदोलन का समय था, महात्मा गांधी से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ दी और आपको उन नेताओं में से हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। अगली बात क्या है, वे 1935 तक विधान परिषद के सदस्य रहे, 1935। फिर सबने इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वे भारतीय संसदीय समिति के भी अध्यक्ष रहे, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको आप कहते हो संसदीय समिति, इसके भी सदस्य रहे। और अगली बात मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान परिषद के सदस्य के रूप में संविधान निर्माण में अपने दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया। हरि सिंह गौर साहब ने ये संविधान सभा के सदस्य रहे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं सेठ गोविंद दास की, बहुत बड़ा नाम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने टेस्ट सीरीज चालू की है अपने ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको वो टेस्ट सीरीज मिलेगी स्पर्धा नाम से। संदर्भ नाम से मैंने करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस प्रारंभ की हैं, जो एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करते हुए है, आप उनको भी ज्वाइन करें। और संदर्भ संकल्प नाम से मैंने हिंदी भाषा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए एक क्लासेस चालू किए हैं, जिसमें संपूर्ण समावेशन है हिंदी का और पत्र लेखन का भी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मैं समझता हूं जिस प्रकार आपके लिए वीडियो सहयोगी हो रहा है, वह लेक्चर भी और वह टेस्ट सीरीज भी आपके एग्जाम के लिए आपकी सहयोगी बनेगी। मेरी बात समझ गए क्या? और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें से एक ना एक बहुत महत्वपूर्ण आपके पेपर में प्रश्न जरूर आएगा। सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास जबलपुर में जन्म हुआ, 1896 में इनका जन्म हुआ, 1896 में इनका जन्म हुआ। अगली बात करते हैं, संविधान सभा में हिंदी के प्रबल पक्षधर और भारतीय संस्कृत के संवाहक माने जाते हैं सेठ गोविंद दास। 1896 में जन्म हुआ, संविधान सभा में इन्होंने हिंदी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करी। दक्षिण भाषा की भाषाओं को इतनी प्राथमिकता नहीं दी थी इन्होंने। वे चाहते थे संविधान सभा पहले आम भाषा की बोली अर्थात हिंदी में लिखी जाए, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया। सेठ गोविंद दास चाहते थे वो हिंदी में लिखा जाए। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या क्या लिखा, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। चंपावती, कृष्णलता और सोमलता, ये इनके उपन्यास हैं सेठ गोविंद दास के। चंपावती किसकी रचना है, कृष्णलता किसकी रचना है, सोमलता किसकी रचना है, आपसे पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ गए क्या? अगली बात करते हैं। 1947 से लेकर 1974 तक जबलपुर से ये सांसद रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे। और आपको मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, जरा सोचेंगे कि ये बात मैंने क्यों लिखी है कि दूसरी, चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि इस बार की भी लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर रहे वो हमारे मध्य प्रदेश से रहे, बीरेंद्र सिंह खटीक जी, जो इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं। बीरेंद्र सिंह खटीक जी टीकमगढ़ से आते हैं और वो भी प्रोटेम स्पीकर के रूप में रहे हैं। तो उनसे कनेक्ट करके हो सकता है इनको पूछ ले कि मध्य प्रदेश के उस सदस्य का नाम बताइए जो दूसरी संसद में, तीसरी संसद में या दूसरी लोकसभा में, तीसरी लोकसभा में, चौथी लोकसभा में, पांचवी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य किए हैं। वो है हमारे सेठ गोविंद दास जी। 1961 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? 1961 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इनको। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। रतन लाल मालवीय, ये नाम भी आपको शायद ही जानने को मिले, पर मैं आपको एक बात यहीं पे बता देता हूं कि संविधान सभा में अकेले सागर शहर डिस्ट्रिक्ट ने, संविधान सभा में अकेले सागर डिस्ट्रिक्ट ने 3 व्यक्तित्व दिए जिन्होंने संविधान के निर्माण में महती भूमिका निभाई। उसमें रतन लाल जी हैं, आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह गौर जी हैं और आदरणीय पंडित रविशंकर शुक्ला जी हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं। नहीं, उनका परिवार बाद में जाके छत्तीसगढ़ में रहने लगा और छत्तीसगढ़ की एक महान विभूति बने वो। वहां की एक यूनिवर्सिटी भी है उनके नाम पे। पर मैं आपको बता देता हूं कि उनका जन्म भी सागर में ही हुआ था। और रतन लाल मालवीय जी और हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर जी, सागर ने 3 विधानसभा सदस्य दिए हैं। हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहां से 3 विधानसभा सदस्य आए हैं। संविधान सभा, विधानसभा गलती से बोल रहा हूं, संविधान सभा के सदस्य आए हैं। संविधान सभा के 3 सदस्य दिए हैं सागर ने। मैं बार बार बोल रहा हूं, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को 3 सदस्य सागर ने दिए हैं, रतन लाल मालवीय, हरि सिंह गौर और आदरणीय पंडित रविशंकर शुक्ला जो हमारे मुख्यमंत्री बने। आगे उनकी चर्चा करेंगे। रतन लाल मालवीय जी का जन्म 1907 सागर में रहा। अगली बात क्या है, गांधी जी के हरिजन सेवक संघ के सेक्रेटरी भी रहे, सचिव भी रहे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1924 में की थी। 1948 में संविधान सभा के सदस्य बने। इसके उपरांत संविधान की मूल प्रति में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से एक हैं ये। देखिए, संविधान की मूल प्रति में सभी जितने संविधान सभा के सदस्य फाइनल दिन मौजूद थे उन सबके सिग्नेचर हैं। उनमें से एक रतन लाल मालवीय जी भी थे। अगली बात क्या है, ये 1962 से लेकर 1966 तक लेबर कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रहे। और अगली और अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कब से कब तक? 1954 से 1966 तक। ये है रतन लाल मालवीय जी। अगली बात करते, पंडित रविशंकर शुक्ल, बहुत बड़ा नाम, आदरणीय पंडित रविशंकर शुक्ल, हमारे आपके सबके आदरणीय पंडित रविशंकर शुक्ल, हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय पंडित रविशंकर शुक्ल। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब जो 1956 में बन के आया मध्य प्रदेश, इसके पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। आपको यह जानकर और भी बात जाननी चाहिए कि पंडित रविशंकर शुक्ल जब मुख्यमंत्री बने तब ध्यान रखिएगा, मध्य भारत से इलेक्शन हुआ था, विंध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में इलेक्शन हुआ था, भोपाल में इलेक्शन हुआ था, पूरे मध्य प्रदेश का इलेक्शन नहीं हुआ था। सारी विधानसभाओं को मिक्स करके एक विधानसभा बना दी गई थी जिसमें 203 नहीं, 230 नहीं, 230 से ज्यादा सदस्य थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 270 के आसपास कुछ सदस्य रहे होंगे। और ये अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए। ये बात आपको समझ में आई? निर्वाचन इनका नहीं हुआ, इनके ध्यान रखिएगा निर्वाचित तो थे पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के लिए थे। अगली बात करते हैं, ये आजाद भारत में, फिर से मैं कह रहा हूं, आजाद भारत का जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, फिर से मैं कह रहा हूं, जो आजाद भारत का सेंट्रल एंड प्रोविंस एंड बरार था, इसके पहले मुख्यमंत्री रहे। मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोविंस में मैं आपको बता देता हूं, सेंट्रल प्रोविंस 1961 में 1861 में बन गया था और बरार बना 1936 में। दोनों मिलके क्या बने? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। जब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बने तब वहां इलेक्शन हुआ। आप लोगों को पता है कि 1919 अधिनियम के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होने लगे थे। पहली बार इलेक्शन आपको यहीं पे बता देता हूं 1926 में हुआ था। मेरी बात समझ गए क्या? 1926 में जब पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया गया महिलाओं के द्वारा, और इलेक्शन हुए उसके पहले ही हो गए थे, महिलाओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग सबसे पहली बार 1926 में किया गया। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, इलेक्शन तो पहले ही हो गए थे, चित्तरंजन दास वगैरह ने पार्टी बना ली थी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। आगे बात करते हैं, 1938 में सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री रहे। मतलब सीपी एंड बरार के देखा जाए, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को अगर हम शुरू से कंसीडर करें, जब से यहां मुख्यमंत्री बनने लगे तब से, तब तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने एनके जैन।
मेरी बात समझ गए। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बने कौन, हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल। पर आजाद भारत में सेंट्रल एंड प्रोविंस एंड बरार के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित रविशंकर शुक्ल। और ये पंडित रविशंकर शुक्ल वही हैं, ध्यान रखिएगा, श्यामाचरण शुक्ल जी के पिताजी। और आप लोगों को ये बात और पता होनी चाहिए कि पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र और दुर्गा शंकर मेहता, ये तीनों लोग अच्छे मित्र थे। ये तीनों लोगों की मित्रता बहुत अच्छी थी। खैर, इसका डिस्कशन कभी मुख्यमंत्री पढ़ाते समय मैं आपसे करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आजाद भारत में सीपी एंड बरार के पहले मुख्यमंत्री, अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय पंडित रविशंकर शुक्ला जी। अगली बात करते हैं, इन्होंने हिंदी को राजभाषा दर्जा देने का सुझाव दिया था। और यहीं पे आपको एक फैक्ट और बता देता हूं कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाए, इसका संकल्प सबसे पहले इंदौर से ही चला था। 1918 में गांधी जी ने वो संकल्प यहां से प्रारंभ किया था। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, इनका जन्म 2 अगस्त 1877 1877 सागर में हुआ। देखिए, मैंने आपको कहा था सागर ने 3 संविधान सभा के सदस्य दिए, तो 2 अगस्त 1877 को सागर में इनका जन्म हुआ। अगली बात करता हूं, संविधान सभा में हिंदी का समर्थन करने वाले प्रमुख नेता आदरणीय पंडित रविशंकर शुक्ल। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में खूब सक्रिय रहे। और आपको मैं बता देता हूं कि 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल के दौरान 31 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया और अब इनका परिवार जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में निवास करता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं। मास्टर लाल सिंह सिनसिनवार। मास्टर लाल सिंह बहुत बड़ा नाम हमारे मध्य प्रदेश के लिए। ये तो ऐसे नाम होंगे शायद आपने कभी सुने भी ना हो, पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमारी पीएससी का, संविधान सभा से क्वेश्चन पूछता है और हमसे मुझे लगता है कि पूछेगा ये प्रश्न। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1889 1889। और मालवी लोगों के लिए 89 1889 89। ये लोग कभी नहीं बोलते मालवा वाले, 89 बोलते हैं। खैर छोड़िए, ये अलग बात है। हमारे मालवी लोग बहुत प्यारे हैं, मालवी बोली भी बहुत प्यारी है और बहुत प्रसन्न चित्त रहने वाले लोग हैं। तो मास्टर लाल सिंह सिनवार वर्ष 1935 में सरकारी नौकरी छोड़ के हिंदू महासभा भोपाल की स्थापना की। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू महासभा भोपाल की स्थापना कब हुई। ध्यान रखिएगा, 1935। किसने की? डॉक्टर मास्टर लाल सिंह। अगली बात, भोपाल में कन्याशाला खोलकर स्त्री शिक्षा का श्री गणेश करने वाले, मध्य प्रदेश या भोपाल में स्त्री शिक्षा का श्री गणेश करने वाले आदरणीय मास्टर लाल सिंह। जिस स्त्री शिक्षा को, स्त्री को पढ़ाना मतलब पूरे परिवार को पढ़ाना है। एक बालक को पढ़ाना मतलब एक बालक को पढ़ाना है, अगर एक महिला को पढ़ाना मतलब पूरे परिवार को पढ़ाना है। यह काम किया हमारे मास्टर लाल सिंह जी ने। अगली बात करते हैं, वर्ष 1924 में भोपाल में पहला अनाथालय शुरू किया। कितने सेंसिटिव थे सोसाइटी के लिए, यह परिकल्पना करिए आप। अगली बात करता हूं मैं, साप्ताहिक समाचार पत्र प्रजा पुकार निकाला था इन्होंने भोपाल से। इनके समाचार पत्र का क्या नाम था? प्रजा पुकार। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। सोचते होगे ना सर इतनी रिसर्च कहां से करके लाते हो। देखिए, हम आपकी मेहनत करने के लिए हैं, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए हैं। आप हमारे साथ बस मेहनत करके पढ़िए। और अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करिए वीडियो। देखिए, अगर आप शेयर करेंगे तो मेरे को मनोबल बढ़ेगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स लाके आपके सामने दूंगा। और हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, इसकी पीडीएफ वहीं मिलेगी। या तो आप नोट कर रहे होंगे या तो पीडीएफ लेना है तो वहीं आना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें, करंट अफेयर की क्लासेस भी ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है करंट अफेयर में। और मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे डायमेंशन और देता हूं उसमें, और मिसलेनियस को भी कवर करता हूं। प्रजा पुकार निकाला इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र। बाद में किसान व पथ प्रदर्शक नाम से भी पत्र निकाले, जिसमें अछूतदार और नारी चेतना की बात करी, मतलब छुआछूत के अंत और नारी चेतना की आवाज को बुलंद किया मास्टर लाल सिंह ने। अगली बात करते हैं, 1938 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपीपीएससी। भोपाल प्रजा मंडल। भोपाल प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई, यह प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, भोपाल प्रजा मंडल established in 1938, established by whom? Established by मास्टर लाल सिंह सिनसिनवार। ठीक है। और जो इन्होंने भोपाल प्रजा मंडल खोला, यह एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ। ध्यान रखिएगा, एक नेशन वाइड इंस्टीट्यूशन बनकर उभरा।
कौन सा? भोपाल प्रजामंडल। अगली बात करते हैं। 1949 में भोपाल की ओर से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में नई दिल्ली भेजा गया इनको। ध्यान रखिएगा, यहां 949 लिखा है तो ये 19 है, ठीक है। 1949 में भोपाल की ओर से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा में गए, नई दिल्ली भेजा गया मास्टर लाल सिंह जी को। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। 4 दिसंबर 1951 इनका निधन हो गया। क्लियर हो गई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं भगवंत राव मंडलोई, हमारा पहला बजट पेश करने वाले, हमारे नवगठित मध्य प्रदेश का 1956 में 1 नवंबर 1956 के बाद बने मध्य प्रदेश का पहला बजट पेश करने वाले भगवंत राव मंडलोई, हमारे मध्य प्रदेश में पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले भगवंत राव मंडलोई। आपको पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री भी बाद में रहे। आपको बताऊंगा कैलाश नाथ काटजू को इलिजिबल घोषित कर दिया गया था, उसके बाद भगवंत राव मंडलोई हमारे क्या बने? ध्यान रखिएगा, भगवंत राव मंडलोई ये बने कार्यवाहक मुख्यमंत्री। और आपको एक बात और बता देता हूं, मैंने बजट का इतिहास बताया है, बजट के इतिहास में ही मैंने बता दिया था कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पहले ये रहे, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो में उसको चेप दिया है। कोई बात नहीं, चेपने दीजिए, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे वो भी, हम भी, कोई दिक्कत नहीं। आइए भगवंत राव मंडलोई जी की बात करते हैं। भगवंत राव मंडलोई जी का जन्म 10 दिसंबर 1892 खंडवा में हुआ। ये हमारे पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। 10 दिसंबर 1892 खंडवा में इनका जन्म हुआ। 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हुआ, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाषण देते हुए खंडवा के घंटाघर चौक से गिरफ्तार हुए। मतलब इन्होंने भारत के लिए गिरफ्तारी भी दी, आजादी के लिए गिरफ्तारी भी दी। पहली बार पंडित रविशंकर शुक्ला की कैबिनेट में मंत्री बने और 1 जनवरी 1957 से लेकर 31 जनवरी 1957 तक 31 दिन के लिए पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री। कितने दिन के लिए? 31 दिन के लिए बने भगवंत राव मंडलोई जी। अगली बात करें, चलिए अगली बात करते हैं। कैलाश नाथ काटजू मुख्यमंत्री बने और 1962 में काटजू जी चुनाव हार गए और इनको इलिजिबल घोषित कर दिया गया था। पूरी स्टोरी कभी एक बार और सुनाऊंगा आपको, बहुत डिटेल्ड स्टोरी है। 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक 18 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे ये हमारे, ठीक है। और 1970 में इन्हें पद्म भूषण, 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भगवंत राव मंडलोई जी को। और ये संविधान सभा के सदस्य रहे हमारे, ये आपको पता होना चाहिए, मध्य भारत की तरफ से। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। अगली बात करेंगे हम हरि विष्णु कामत, एक बहुत बड़ा नाम। हरि विष्णु कामत एक बहुत बड़ा नाम भारतीय आजादी के इतिहास में। 1907 में मंगलूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, हरि विष्णु कामत का जन्म कहां हुआ? मंगलूर कर्नाटक में, पर इनकी कर्म भूमि जो रही वो मध्य प्रदेश रही, इसलिए ये मध्य प्रदेश से संविधान सभा में पहुंचे। आपको पता है 1933 में अंग्रेजों की आईसीएस, जिसको आज आप आईपीएस बोलते हो, आईएएस बोलते हो सॉरी, उसकी परीक्षा इन्होंने पास की और नरसिंहपुर के कलेक्टर बने और सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित हुए और फॉरवर्ड ब्लॉक में जाके शामिल हो गए हरि विष्णु कामत। मेरी बात समझ गए क्या? किसके? सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर फॉरवर्ड ब्लॉक के में शामिल हो गए। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुआ? और आपको पता होना चाहिए हरि विष्णु कामत। अगली बात, गांधी जी का इंटरव्यू बेहद चर्चा में रहा। बाद में इन्हें संविधान सभा का सदस्य चुना गया। इन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया और वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, वर्ल्ड वाइड, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड। और बाद में इन्हें संविधान सभा का सदस्य चुना गया। होशंगाबाद नरसिंहपुर से 1952 में प्रजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सांसद के लिए चुनाव लड़ा, जीते। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि कांग्रेस में आ जाएं, लेकिन वो खुद को विपक्ष में रख के खुश रहे और 1962 से और 1977 में भी सांसद रहे। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो खुद को विपक्ष में रहकर भी स्वतंत्र और हेल्दी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। ऐसे थे हरि विष्णु कामत।
ICS की परीक्षा पास कर ली थी और नरसिंहपुर में कलेक्टर रहे, तो मध्य प्रदेश को ही इन्होंने अपना क्या बनाया, ध्यान रखिएगा, कर्म भूमि बनाई। और होशंगाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या रहे, ध्यान रखिएगा, ये सांसद रहे। अगली बात करते हैं, एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंथोनी। ये नाम सुन के आपको लगा होगा कि ये तो पेपर में आया था, सर आपने पहले वीडियो क्यों नहीं बनाया। पहले इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे बेटा, तो आपको मैं बता दूं, अब अपन इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंथोनी की बात हो रही है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है और ये संविधान सभा में थे। आपको पता है ये मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे, तो कहीं से निर्वाचित नहीं होंगे। और अगली बात आपको बता दूं कि फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा की बजाय पूछा कहां से था। अगर आप मेरे लिंकअप तक पहुंचे तो कोशिश करिएगा। 104th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें एंग्लो इंडियन सदस्यों की जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसको समाप्त कर दिया था कि कोई भी अब एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होगा। तो उन्होंने फर्स्ट नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन पूछ लिया था, वहां से आए थे हमारे एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंथोनी। आपको ये बात पता होगी। अगली बात करते हैं, फ्रैंक एंथोनी का जन्म 25 सितंबर 25 सितंबर 1908 को हुआ। ये देश के प्रमुख एंग्लो इंडियन समुदाय के नेता हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगली बात, जबलपुर से वास्ता रखते हैं, जबलपुर से, और संविधान सभा के सदस्य भी बने। 1993 में इनकी मृत्यु हुई, तब तक ये नामित प्रतिनिधि के रूप में सांसद रहे हैं, नॉमिनेटेड सांसद रहते गए। 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी। मेरी बात समझ गए क्या? अब आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। अखिल भारतीय एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल इंडियन एंग्लो इंडियन एसोसिएशन था उसके क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। ये काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन CISCE के संस्थापक रहे, जो ICSE बोर्ड चलाता है। ICSE बोर्ड किससे रेगुलेट होता है? काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन CISCE के संस्थापक भी थे, जिससे ICSE बोर्ड आजकल बहुत चलता है कि ICSE बोर्ड का पढ़ा लड़का है, ICSE बोर्ड का पढ़ा लड़का है, ऐसा चलता है ना। तो ये ICSE बोर्ड इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन CISCE के संस्थापक थे और ICSE बोर्ड एजुकेशन का संचालन करते थे, जो आज करता है, सॉरी, इसके संस्थापक थे हमारे कौन? फ्रैंक एंथोनी। अगली बात करते हैं, राधा बल्लभ विजयवर्गीय। उसके पहले एक बार फिर याद दिला देता हूं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और हमारा ऐप डाउनलोड करिए। हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, हमारे करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ज्वाइन करिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट से रूबरू कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में जितनी मदद हो सके करूं। अगली बात करते हैं हम, और मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और धीरे धीरे मुख्य परीक्षा के सेगमेंट्स को और मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। अब काम करने वाला अकेला हूं, थोड़ा सा समय लगता जरूर है, पर आप लोगों के लिए बेस्ट देने की कोशिश रहती है मेरी। आइए आगे बढ़ते हैं, राधा बल्लभ विजयवर्गीय की बात करते हैं। 30 जनवरी 1912 को राजगढ़ में राधा बल्लभ विजयवर्गीय का जन्म हुआ। राधा बल्लभ की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के चलते अंग्रेजों ने उनके पिता को धमकी भरे पत्र भी लिखे थे कि तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर कहां डरने वाले थे। ठीक है, अगली बात करते हैं, राधा बल्लभ विजयवर्गीय ने 1932 में गरीबों और अछूतों की सेवा के लिए मित्र मंडल की स्थापना कर लोगों को आजादी के लिए जागरूक किया। तो मित्र मंडल, अब ध्यान रखिएगा, आप यहाँ इंदौर में आए होंगे, मित्र मंडल चलता होगा, पर ये मित्र मंडल दूसरा है। ठीक है, ये मित्र मंडल 1932 में बना, 1932 में बना। बोलो बात ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, संविधान सभा का सदस्य बनाया गया और ये 1957 में नरसिंहगढ़ से विधायक भी रहे राधा बल्लभ विजयवर्गीय। अगली बात करते हैं, सीताराम जाजू। सीताराम जाजू को आप जानते होंगे, ये नाम सुना होगा शायद, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। 29 मई 1915 नीमच जिले में जन्म हुआ सीताराम सूरजमल जाजू। पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, सीताराम सूरजमल जाजू। स्वतंत्रता आंदोलन से ये जुड़े रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने। मध्य भारत में नीमच से विधायक रहे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे और 1952
और 1957 में इन्होंने विधायक के रूप में जनरल इलेक्शन जीता। कौन? सीताराम जाजू। 1972 से 1977 तक मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश स्टेट रोड कॉरपोरेशन के क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे। और 25 नवंबर ध्यान रखिएगा 1983 इनका निधन हो गया, आदरणीय सीताराम जाजू जी का। अगली बात है अवधेश प्रताप सिंह, एक बहुत महान नाम, इनका संबंध एक बहुत बड़ी महान जगह से है। आपको पता है कि हमारी विंध्य की धरा अत्यंत महान धरा है और वहां से जो लोग आते हैं वो और महान होते हैं। बात करते हैं अवधेश प्रताप सिंह जी की, जिनके नाम में आज मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, एपीएस यूनिवर्सिटी, आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। तो अवधेश प्रताप सिंह जी कौन थे? कैप्टन थे ये। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह का जन्म 1888 सतना जिले में हुआ। और आपको मैं बता देता हूं, एक नाम आप सुनते हो, गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह जी अवधेश प्रताप सिंह जी के बेटे थे। गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और ये मध्य प्रदेश की रामपुर बघेलान सीट से आते थे गोविंद नारायण सिंह। चलिए कभी मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे कहानी के रूप में तो चर्चा करेंगे। मेरी अक्सर कोशिश रहती है कि मैं कहानी की बजाय फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि कहानी में बहुत लंबा हो जाता है और लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। पर मुझे लगता है जब मैं कहानी के रूप में बताता हूं तो लोगों को याद ज्यादा होता होगा। अगली बात करते हैं 1921 से 1942 तक के आंदोलनों में लगभग 4 वर्ष जेलों में बंद रहे हमारे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। उन्होंने देशी रियासतों में जनतंत्र की स्थापना और समाज के उत्थान के लिए लगातार काम किया। कौन? आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह। 1942 में विंध्य प्रदेश की स्थापना के बाद 1948 से 1949, ये बात समझिएगा यहां पे जो मैं बोलूंगा, अब आपका ध्यान अभी तक कहीं और रहा हो तो वापस आ जाइए और जो मैं अब बोलने जा रहा हूं उस पर फोकस करिए। ये ध्यान रखिएगा जब विंध्य प्रदेश बना तो ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे या प्रशासक रहे या कोई बोले कि प्रधानमंत्री रहे तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश को जब प्रदेश के रूप में रिकॉग्निशन मिला उसके बाद इनको क्या बनाया गया? प्रशासक बनाया गया या मुख्यमंत्री बनाया गया। पर आप एक नाम सुनते हो सर, आपने तो शंभुनाथ शुक्ला क्लास में बताया था, जो बच्चे हमारे क्लास में हमसे पढ़े होंगे। ध्यान रखिएगा 1952 में जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल से पहले 1948 से लेकर 1949 तक अवधेश प्रताप सिंह विंध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कह लीजिए, विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह लीजिए या विंध्य प्रदेश के प्रशासक कह लीजिए, हमारे आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह जी थे। मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। शंभुनाथ शुक्ल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे विंध्य प्रदेश के। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। विंध्य प्रदेश राज्य से भारतीय संविधान के सभा के सदस्य मनोनीत हुए। कौन? हमारे आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह जी। और उन्होंने 1952 से 1960 तक 1960 तक राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 17 जून 1967 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया और इनके नाम पर रीवा विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया। ध्यान रखिएगा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, एपीएस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1968 में हुई। बोलो बात ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। शंभुनाथ शुक्ल, आदरणीय शंभुनाथ शुक्ल जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था अभी। शंभुनाथ शुक्ल शहडोल जिले में जन्म, हमारे विंध्य की धरा के निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री, निर्वाचित, ध्यान रखिएगा। 18 दिसंबर 1903 को इनका जन्म हुआ। शुक्ला जी है हमारे फोर फादर्स थे, ठीक है परिवार से थे। खैर ऐसा संबंध बना लेना चाहिए। देखिए शंभुनाथ शुक्ल यहाँ हो गए, पंडित रविशंकर शुक्ल वहां हो गए, फिर शुक्ला जी तो बन गए मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश के। तो सेंट्रल प्रोविंस में भी हम थे, विंध्य प्रदेश में भी हम थे। खैर यत्र तत्र सर्वत्र हम हैं। चलिए कोई बात नहीं। अरे एक हाई कोर्ट में जज भी हैं, ठीक है, हमारे शुक्ला जी चाचा हैं हमारे। करिए कोई बात नहीं। 1920 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेकर जेल गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1928 में एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, मतलब बहुत बड़े वकील थे आदरणीय शंभुनाथ शुक्ल। 1945 में रीवा महाराज के कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए और स्वतंत्रता के बाद विंध्य प्रदेश से भारत की संविधान सभा के लिए मनोनीत हुए आदरणीय शंभुनाथ शुक्ल।
ध्यान रखिएगा लीगल एडवाइजर ऑफ रीवा महाराजा कौन थे, ध्यान रखिएगा शंभुनाथ शुक्ल जी। अगली बात करते हैं, विंध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 1952 से लेकर 1956 तक, फिर विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1978 को इनका निधन हो गया। 2016 में इनके नाम पर शहडोल में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय या पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आप तो सोचोगे कि पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय है ही नहीं, क्योंकि आपकी पुस्तक में ही नहीं दिया है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है विनायक सीताराम सरवटे, जिनके नाम पे सरवटे बस स्टैंड इंदौर का है। आप इंदौर में रहते हैं और सरवटे बस स्टैंड के बारे में ना जाने, ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। तो इंदौर में 1884 में जन्मे विनायक सीताराम सरवटे मराठी स्वतंत्रता सेनानी, ये राजनीतिक नेता और लेखक थे। विनायक सीताराम सरवटे संविधान सभा के सदस्य रहे हैं आदरणीय विनायक सीताराम सरवटे। 1966 में तीसरा नागरिक सम्मान मतलब पद्म भूषण दिया गया। 1972 में इनकी मृत्यु हो गई और 1973 में इंदौर शहर का बस स्टैंड विनायक सरवटे बस स्टैंड के नाम से रखा गया, जिसका जीर्णोद्धार चल रहा है। अगली बात करते हैं गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय एक बहुत बड़ा नाम। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय कहां से थे, तो ध्यान रखिएगा मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, गुना के रहने वाले थे। ठीक है, कहां के रहने वाले थे, गुना के रहने वाले थे। और ये संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। उज्जैन के पंडित सूर्य नारायण व्यास की पुस्तक में भी इनका उल्लेख मिलता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि देश को आजाद हुए 3 साल भी नहीं बीते और कुछ लोग अपने आप को वायसराय समझ सत्ता की कुर्सियों पर बैठ गए। ऐसा बोला उन्होंने गोपी कृष्ण विजयवर्गीय के लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं और अगला नाम है ब्रजराज नारायण। ब्रजराज नारायण लेफ्टिनेंट कर्नल थे और ग्वालियर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में चुने गए। ब्रजराज नारायण, ध्यान रखिएगा, ब्रजराज नारायण कहां से थे, ग्वालियर से थे, ग्वालियर से थे। ठीक है, बहुत सारे ग्वालियर बोलते, कहां से बोले, ग्वालियर से हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत अच्छी जगह है। ग्वालियर वाले अपने हिसाब से सब मोल्ड कर देते हैं। चलिए खैर कभी चर्चा करेंगे इसकी भी, कोई बात नहीं। अगली बात करते हैं राम सहाय तिवारी। तिवारी जी पंडित जी हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं पंडित जी। राम सहाय तिवारी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। वे संविधान सभा में छतरपुर रियासत के प्रतिनिधि रहे। वे रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे। किस रियासत के, छतरपुर। ऐसा मत सोचना एक छोटी सी रियासत थी छतरपुर, उसके प्रधानमंत्री रहे। और स्वतंत्रता के बाद 1952 से 1957 के संसदीय चुनाव में खजुराहो लोकसभा के लिए चुने गए। खजुराहो लोकसभा से आज की डेट में हमारे बीडी शर्मा साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो चुने के आते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जितना संभव हो शेयर करिएगा और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और हमसे जुड़े रहिए। डेली करंट अफेयर की क्लासेस को जरूर रोज देखते रहें और हमारे ऐप से जुड़िए, जहां आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, जहां आपको हमारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। आपको अगर मेरी क्लासेस, मेरी भाषा आपके समझ में आ रही हो तो हमसे जुड़िए। अब मेरे को ये बहुत ज्यादा ट्रांसलेट करने के लिए हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं किया। मैं आईलैंड की सीरीज जो ले आया हूं उसको बाईलैंग्वेज ले आया हूं। ऐसे ही कोशिश मैं और बाईलैंग्वेज की करूंगा, धीरे धीरे अपन पूरी तरह बाईलैंग्वेज हो जाएंगे। और आइलैंड का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वह भी एक सीरीज है। और मध्य प्रदेश की राजनीति या यूनिट जो है हमारी थर्ड, उसको पूरा करने के लिए हमने ये जो आपको पूरा दे रखा है ये कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। आप हमसे जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।